हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज हम जुड़े हैं फिर से क्लास 6 की हिस्ट्री चैप्टर 6 के साथ, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी की सीरीज़ है, ये आपके हर एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए देखते हैं कि आज के चैप्टर में कौन कौन सा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो वैसे तो राजा का चुनाव जनों के द्वारा होता था, परंतु 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में बदलाव आया था और अश्वमेध यज्ञ या अन्य यज्ञों द्वारा लोग राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। मीन्स पहले जो लोग थे वो अश्वमेध यज्ञ या अन्य यज्ञ के द्वारा ही होते थे। अब हम इसमें देखेंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में कि वर्ण व्यवस्था में किन किन को किस वर्ण में रखा गया है। तो पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्ण में विभक्त किया था। कितने वर्ग में विभक्त किया था? तो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि पुरोहितों ने लोगों को कितने वर्ण में विभक्त किया था, तो आपका आंसर होगा 4 वर्णों में, जिसमें सबसे पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा वैश्य या वैश्य और चौथा शूद्र। इसमें ब्राह्मणों का काम क्या था? तो ब्राह्मणों का काम था वेदों का अध्ययन करना और यज्ञ करना। और क्षत्रिय का कार्य क्या था? तो उनका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। और वैश्य और वैश्य का काम क्या था? तो इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। और शूद्र में अन्य वर्णों की सेवा करने वाले लोग आते थे। तो इसी तरह 4 वर्णों में विभक्त किया गया। और किसने किया? तो पुरोहितों ने किया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे के पॉइंट की ओर। अब इसमें भी शूद्र के बारे में जान लेते हैं। तो शूद्र को अन्य वर्गों की सेवा करना में रखा गया था। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था, परंतु शूद्रों और महिलाओं को किसी भी प्रकार के अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। यानी जो शूद्र थे और महिलाएं थे, इन दोनों को एक ही दर्जा दिया गया था, इसलिए इन लोगों को अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को भी शूद्र के समान समझा जाता। मीन्स ये जो शूद्र थे, इसी के समान रूप में महिलाओं को समझा जाता था। वर्ण का निर्धारण जन्म के अधिकार पर होता था और शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक इत्यादि वर्गों को अछूत माना जाता था। यानी ये जो शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्राहक के जो लोग थे, इन लोगों को अछूत माना जाता था। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी कम था। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो था यहाँ पे जो उपमहाद्वीप थी, वो पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानताएं बहुत कम थी और यहाँ के पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत कम था। अब हम पढ़ेंगे जनपद के बारे में कि जनपद क्या है। तो महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम जनपद के बारे में जानेंगे, तभी इस लाइन को समझ पाएंगे। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने का जगह होता है। इसीलिए महायज्ञों को करने वाले राजा यानी जन के बसने वाले जगह के जनपद के रूप में माने जाते थे। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर तथा एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। ये सारे महाजनपद हैं जो राजाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रमुख है। ये लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। ये लोग चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। और खुदाई में धूसर और कुछ लाल रंग के चित्रित धूसर पात्र भी मिले हैं। यानी इन जनपदों में से क्या मिला है फ्रेंड्स? तो इन जनपदों में से धूसर और कुछ लाल रंग के चित्रित धूसर पात्र मिले हैं। इन बर्तनों पर चित्रकारी आमतौर पर सरल रेखा ज्यामितीय आकृतियों में से है। यानी इसमें जो चित्रकारी मिलती थी वो कैसी थी? तो वो आमतौर पर सरल रेखाओं यानी ज्यामितीय की आकृति की तरह मिली है। अब हम देखेंगे इन जनपदों के बाद हम महाजनपदों के बारे में। तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे और इन्हें क्या कहा गया? तो इन्हें महाजनपद कहा गया। महाजनपदों की राजधानी एक ही होती थी। कई राजधानियों में किले बंद की गई थी और नियमित वेतन देकर पूरे साल तक के लिए सैनिकों को रखा गया था। अब हम पढ़ेंगे फसलों पे कर के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि पहले जो लोग थे यानी महाजनपद के वक्त उपज का 1/6वां हिस्सा, जिसे भाग कहा जाता था, फसल पर कर था। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि महाजनपद में फसल पे कर का भाग का कितना हिस्सा था, तो आपका आंसर होगा 1/6। ठीक है,
कारीगरों पर कर था, यानी श्रम के रूप में राजा के लिए महीनों में 1 दिन काम करना पड़ता था। और पशुपालक पर भी कर था, यानी पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पे भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी, यानी फसलों पे कर देना पड़ता था 1/6वां हिस्सा, और कारीगरों पर भी कर देना पड़ता था, पशुपालकों पर भी कर देना पड़ता था, और व्यापारियों को भी, और आखेटक संग्राहकों को जंगल में प्राप्त वस्तुओं भी देनी पड़ती थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की सीरीज में इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो इसे अपने लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी, जिससे आप समय के साथ क्लास में जुड़ सकते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ से जुड़ने के बाद आपको क्लास की PDF और आपको यहाँ से आपको डेली ट्रिक के वीडियो भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।